सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे? नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में। बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ला पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था, बिजनेस को और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना। और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे, जैसे मैंने कहा, कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हो चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया। खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी, उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा, फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। हमेशा भारत कहीं ना कहीं एक टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इजराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है, वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह की बातें आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है, लेकिन सिक्योरिटी, मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं, उसमें एआई का किस तरह से यूज हो रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि एआई से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है। जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने एआई की बात की, पढ़ाई को
लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके, इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया है वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेसवे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की, उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था। तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं? देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आप, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी हैं, एक्सप्रेसवेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेसवेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है। इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में AI को लेके भारत की जो कंपनियां, अग्रणी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा, तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम हो जी। और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप इस तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो PM गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके। इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं। हर घर जल की अगर बात करें, 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो PM आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला? देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जोड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है। आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेके बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया। बहुत सारी स्कीम्स है MSME को लेके कि कोलेटरल फ्री लोन कैसे देना है। स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी। जी वीरेंद्र जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।